किसी पे विश्वास करो, और अगर आप जिसमें विश्वास करते हो तो फिर वो काम होके ही रहेगा। मेरे आर्टिकल्स आ रहे हैं, उसमें मैंने लिखा है कि एआई कैसे इम्पैक्ट करेगा हमारी लीगल इंडस्ट्री को। हाजिर हो। नमस्कार, वकालत.com की पॉडकास्ट सीरीज हाजिर हो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसे अनोखे वकील हैं जो मैनेजमेंट पढ़ के आए हैं, मैनेजमेंट एमबीए किया और लॉ किया, और वो अब अपना बहुत सारा समय लोगों को ये सिखाते हैं कि आप मैनेजमेंट कैसे करें, लॉ में, लीगल प्रैक्टिस में मैनेजमेंट कैसे करें। और ख़ास करके अपने काम के अलावा वो जो यंग लोग हैं, जो यंग बडिंग लॉयर्स हैं या स्टूडेंट्स हैं, उनको मोटिवेट करते हैं कि इस प्रोफेशन में कैसे आएँ, कैसे सक्सेसफुल हों। इसके अलावा जो टेक्नोलॉजी का युग है, ये टेक्नोलॉजी जो लीगल फ्रेमवर्क में, लीगल सिस्टम्स में टेक्नोलॉजी किस तरह आ रही है और उसकी इम्पैक्ट क्या होगी, इसके बारे में वो बहुत रिसर्च करते रहते हैं। और वो बड़ौदा में रहे हैं, बड़ौदा में काम करते हैं। वैसे सारे गुजरात में उनका काम है, लेकिन रहते बड़ौदा में। तो कुश ब्रह्मभट्ट उनका नाम है। कुश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है वकालत.com के पॉडकास्ट हाजिर हो में। सर, ये बताइए कि सबसे पहले कि आप मैनेजमेंट एमबीए किया आपने जी, और बीबीए किया, एमबीए किया, और फिर कॉर्पोरेट में जाने के बजाय आप लीगल में कैसे आ गए? सर, ऐसा होता है, हमारा एक मित्र है, तो हमारा एक टर्म है कि जीवन में वड़ांक आई गयो। हिंदी में ऐसा बोलते हैं कि जीवन में वड़ांक आ गया, मोड़ आ गया। वो सनी पाजी बोलते हैं ना कि मैं गड्डी मोड़ आया जी। तो कुछ ऐसा ही हुआ सर। व्हेन आई वाज स्टडिंग, मैं जब पढ़ रहा था तब एमएस यूनिवर्सिटी जी, मैं एमएस यूनिवर्सिटी में पढ़ा। जब मैं 10th में था तब मेरे फादर को बॉम्बे जाना हुआ जी। एक केस के रिगार्ड्स में जी। तो पापा बड़ौदा से थे और पहली बार बॉम्बे गए, और वो भी कोर्ट में, तो वो थोड़े टेंशन में थे। तो वहाँ पे उनको एक बंदा मिला कि अंकल क्या हुआ। तो पापा ने बोला कि भाई ये पता नहीं है मुझे कि कहाँ जाना है, ऐसा पता है कि यहाँ बॉम्बे हाई कोर्ट में बुलाया गया है। तो वो भाई साहब ने उनको बोला कि आप चलो मेरे साथ। तो वो आए और जो कहना था कोर्ट में वो उन्होंने कहा। और फिर पापा को बोला कि आप एक काम करना, आप शाम को मेरी ऑफिस आना। तो पापा ने सोचा कि ये लड़के ने इतनी मदद कर दी, मैं पूछ लूँ कि फ़ीस। तो उसने ऐसा बोला कि फ़ीस की बात नहीं है, मेरे को आप यहाँ पे क्यों आए ये जानना है, तो आप आना मेरी ऑफिस। तो जब वो ऑफिस गए तो वो ऑफिस था हमारे एक बहुत रिनाउंड लॉयर है जेठमलानी, राम जेठमलानी सर। राम जेठमलानी, हाँ। तो उनके ऑफिस का ये व्यक्ति था, उनका नाम था राहुल भाई। और राहुल भाई वहाँ पे प्रैक्टिस करते थे। अब तो वो कॉर्पोरेट लॉ में है और काफ़ी अच्छा नाम भी है उनका। तो मेरे पापा जब घर आए ना, तो वो थोड़े इमोशनल हो गए, क्योंकि अभी तक लॉयर्स के बारे में सबको एक अलग अलग राय होती है। तो उन्होंने मुझे पूरा किस्सा बताया। मेरी माँ भी उनके साथ थी, तो उन्होंने मुझे पूरा बताया कि ऐसा हुआ। तो तब मैंने निश्चय किया कि जीवन में ये प्रोफेशन में मैं 110% आऊँगा और ट्राई करूँगा कि मैं सोशली जितना किसी की मदद कर पाऊँ वो करने के लिए। तो फिर 10th 11th कॉमर्स रहा, फिर बीबीए किया, और उसके बीच में मैं कैट के लिए प्रिपेयर कर रहा था। मुझे जाना था आईआईएम, और बट मैं नहीं क्लियर कर पाया कैट। तो वो 2 साल थे, तो वो मैंने एलएलबी में इन्वेस्ट किए। वो एलएलबी में इन्वेस्ट करने के दौरान मैंने ट्राई किया कि भाई मैं एलएलबी ख़त्म कर लूँ, और फिर मैंने मेरा मास्टर्स कंप्लीट किया। मास्टर्स कंप्लीट जब किया तो ऐसा सोचा कि अब मेरे पास 2 रास्ते थे तब। तो मेरे एक अच्छे मेंटर थे, तो उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि अपन एक मीडिया मैनेजमेंट कंपनी स्टार्ट करते हैं साथ में। तो मैनेजमेंट का फील्ड था मेरा, तो हमने वो स्टार्ट किया। और उसी के दौरान मैंने मेरे जो सीओपी की एग्ज़ाम होती है एआईबी की, वो मैंने दी, और एआईबी के एग्ज़ाम मैंने क्लियर कर ली। तो मैं रेडी था फील्ड में उतरने के लिए। और कई बार ऐसा बोलता है ना कि डेस्टिनी आपको जहाँ ले जाना चाहती है, आप वहीं पे ना चाहो तो भी पहुंच जाओगे। मैंने ऐसा सोचा था कि ये सब मैं 40 साल की उम्र के बाद करूंगा, तो कभी ऐसा नहीं सोचा था कि इन अर्ली ईयर्स हो जाएगा। तो इस हिसाब से मैं पूरा टर्न लेके फिर जब मैंने ऐसा सोचा, जब मैं वो फील्ड में स्टार्ट हुआ तो हमारी न्यूज़ चैनल थी, काफ़ी कुछ मीडिया प्रोडक्शन का काम हम किया करते थे तब। तो तब लोग मिलने आते थे। तो कैसा होता है, न्यूज़ चैनल अपने यहाँ पे गुजरात में एक
दूसरा भी एक ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सिस्टम है जो न्यूज़ चैनल के हिसाब से भी होता है कई बार। तो दोनों पक्ष आते हैं, आप बात करते हो, तो मैंने वही एनालाइज किया कि शायद ये काम मुझे वही और खींच रहा है। तो मैंने बात की और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैं सीईओ था वो कंपनी में, तो मैंने अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और सबसे बात की कि मैंने मेरी सीओपी के एग्ज़ाम मैंने दे दी, एआईबी के एग्ज़ाम दे दिए, तो मैं चाहता हूँ शायद मैं ये फील्ड के मैं एक बार ट्राई कर लूँ। और फिर आई जम्प्ड इनटू इट एंड हियर इट इज़। सो दिस इज़ द डेस्टिनी दैट हैज़ ड्राइव्ड मी टिल हियर। फिर कब से आप इस प्रोफेशन में जुड़ गए? अब करीबन 8 साल से ज़्यादा होने आए जी। और काफ़ी कुछ सीखा मैं फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे टिल टुडे, और रोज़ सीखता ही हूँ। और ये एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे आप हर रोज़ स्टूडेंट ही हो जी, और आपको ये फील्ड कुछ ना कुछ सिखाती ही रहती है। जी। तो हमको ये ज़्यादा जानना है कि आप जो लीगल फील्ड के अलावा जी। आप जो लोगों को मोटिवेट करते हैं, उनको हेल्प करते हैं जी, वो क्या वो कब से शुरू हुआ लीगल फील्ड में? जी। मेरे बड़े भाई समान हैं डॉक्टर जिगर इनामदार। जी। मैं 2014-15 में उनसे जुड़ा और तब से लेके आज तक एक्चुअली मैं तो किसी को क्या ही गाइड करूँगा, उन्होंने मेरे जैसे बहुत लोगों को गाइड किया और बहुत सारे अच्छे अच्छे इनिशिएटिव्स में मैंने काम किया। कलाम यूथ कॉन्क्लेव, स्टार्टअप समिट हमने की 10 दिन की, सबसे बड़ी थी वो, विश्व की सबसे बड़ी स्टार्टअप समिट थी बड़ौदा में, सयाजी स्टार्टअप समिट करके। और ये सब काम मैं उन्हीं से सीखा कि भाई किसी पे विश्वास करो, और अगर आप जिसमें विश्वास करते हो तो फिर वो काम होके ही रहेगा, और आपको अपने एफर्ट्स देने हैं और कंपैशनेट रहना है सोसाइटी के लिए। और मैं जो कुछ भी मैं करता हूँ वो मेरा इंडिविजुअल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में कहता हूँ उसको। और ये टर्म भी उन्होंने ही पहली बार मैंने उनके पब्लिक लेक्चर में ही सुना था, जब कंपनीज के कॉर्पोरेट्स थे तब उन्होंने बोला था कि हम सीएसआर की बजाय आईएसआर इंडिविजुअल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे क्यों ना काम करें। तो एज अ लॉयर मैं जो कुछ भी ये सब करता रहता हूँ, बच्चों को दोस्तों को मिलता रहता हूँ और बातें करता हूँ या कुछ भी लिखता हूँ तो वो मेरा आईएसआर समझ के मैं लिखता हूँ। जी जी। आप लिखने अभी आपने कोई प्रेस्टिजियस जर्नल में आपका कोई आर्टिकल पब्लिश हो रहा है? मेरा एक दो जगह पे मेरे आर्टिकल्स आ रहे हैं, उसमें मैंने लिखा है कि एआई कैसे इम्पैक्ट करेगा हमारी लीगल इंडस्ट्री को। एआई मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है बिकॉज ये पूरा मैं ऐसा देख रहा हूँ कि ये फील्ड पूरा डिसरप्ट हो जाएगा। अच्छा, डिसरप्ट इन अ पॉजिटिव मैनर। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जिसमें ईज आ जाएगी कि एआई एक टेक्नोलॉजी ऐसा पाथवे बना के देगा लीगल इंडस्ट्री के लिए कि जो आज हमारे पास केसेस पेंडिंग है, ठीक है, जो कुछ भी हमारे पास टेक्नोलॉजी डेफिशिएंसी है वो सारी टेक्नोलॉजी डेफिशिएंसी से हम लोग ओवरकम कर पाएंगे ये टेक्नोलॉजी के यूजेज से। फॉर एग्जांपल हम सिंपली कहते हैं कि भाई कोई एक केस का एडमिशन हियरिंग होता है, तो एडमिशन हियरिंग प्रिंसिपली 2-3 फैक्ट्स और जो लॉ के एंटीसीडेंट्स हैं जो उसमें होने चाहिए वो पिटीशन में, कि फिर ही वो पिटीशन एडमिट हो सकती है। तो वो एआई के इंटीग्रेशन से अगर हम ऑनलाइन करेंगे पोर्टल से तो अपने आप एडमिशन हियरिंग का जो टाइम है वो हो जाएगा खत्म। ठीक, हाँ। और कैसा है एआई, मैं ऐसा मानता भी हूँ कि हमें एज अ लॉयर ये नए टेक्नोलॉजी को जानना चाहिए। जैसे कोविड आया तब तक हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारी कोर्ट्स डिजिटल वे में काम कर सकती है, और हमने क्या लेवल का एक पूरा चेंज देखा। हमने देखा कि कोर्ट ईमेल से पिटीशन ले रही है, फिर वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए आपको मेल आ जा रहा है, अब वो वीडियो कॉन्फ्रेंस अपने वहाँ पे रह के आप कर सकते हैं, और जुडिशियरी सिस्टम फंक्शन हो रही थी विदाउट बीइंग इन कोर्ट्स। So that was the time wherein these things clicked me कि भाई it is a time wherein Indian judiciary is ready for disruption। और उसी दौरान हमने AI जैसे टर्म को कॉइन होते हुए सुना। पर ये मुझे आपसे जानना है जी कि ये मजबूरी में किया था। हाँ, ठीक है जी। हम लोग ऐसा बोलते हैं कि इंडियन लोग मजबूरी में ज़्यादा करते हैं जी। उसके बाद क्या ऐसी अवेयरनेस आई है कि वो रियल में, यानी मजबूरी में नहीं लेकिन जरूरत है इसलिए कर रहे हैं? हाँ। ऐसा कुछ चेंज आपको दिख रहा है क्या? सर, दिल्ली साइड बहुत सारे कोर्ट्स हैं जिसमें ऑनलाइन पिटीशंस सबमिट होने लगी है। अच्छा। और अगर आप हमारे ई कोर्ट्स का फॉर्मेट देखोगे, ई कोर्ट्स एक वेबसाइट है जहां से आप अपने केस के बारे में कौन सी हियरिंग कब हो रही है सब डिटेल्स आपको मिल रही है जी। दूसरा ये है सर कि अब जो जुडिशरी का फॉर्मेट
जो सुप्रीम कोर्ट में जिस हिसाब से जुडिशरी काम कर रही है और उनका जो विजन है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस जो है वो जिस हिसाब से रोज नए 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 आयामों पे टेक्नोलॉजी को टेस्ट करती है, टेलीफोनिक कंसल्टेशन स्टार्ट हुए हैं, आपको कोई इशू है उसके लिए, तो आप समझिए सर ये कुछ ऐसा नहीं है कि जो हमने मजबूरी में स्टार्ट किया। हाँ, मजबूरी शायद हमारी ये रही होगी कि हम कहीं जगह पे उसका एक्सेप्टेंस नहीं करवा पा रहे हैं, बिकॉज ऑफ चेंज से रिलक्टेंट होना ये ह्यूमन बिहेवियर है, ठीक है। तो बट एक वक्त के बाद, जैसे मैंने आपको बोला कि कोविड में आपके पास और कोई स्कोप था ही नहीं, तो हमने माना वी इंडियंस आर बेस्ट व्हेन वी आर डिसिप्लिन सर, ठीक है। मैं वही बोला कि कोविड ने हमको मजबूर कर दिया, हाँ ऐसा ही करना पड़ेगा। हाँ सर, और तब क्या सर, फिर हमें समझ में भी आने लगा, जो मेरे साथ जो मेरे दूसरे कलीग्स हैं, जो हम कोर्ट में रोज बात करते होते हैं चीजों के बारे में, तो हमने आज भी देखा कि भाई ई कोर्ट्स और ऐसे जो जो फॉर्मेट्स हैं वो उनमें बहुत पोटेंशियल है सर। हम जितना एक्सप्लोर कर पाए उतना सरकार भी बहुत एक्टिव होकर रोल प्ले कर रही है कि अंत्योदय के हिसाब से लास्ट मैन स्टैंडिंग तक जस्टिस पहुंचना चाहिए, ठीक है। पर ये वकीलों की आपकी लाइफ में क्या डिफरेंस आया है? सर मैं तो ऐसा मानता हूं कि काफी कुछ चेंज हो गया है। हमारे जो क्लाइंट्स थे हम तो हमारा जो ग्रुप ऑफ लॉयर्स हैं और हमारी जो लॉ फर्म है, हम बेसिकली हमारे लॉयर्स को पूरी तरीके से एजुकेट करते हैं और क्लाइंट्स को भी एजुकेट करते हैं कि ई कोर्ट्स हैं तो उसका यूजेज कैसे करना चाहिए, ठीक है। कई बार एनसीएलटीज और बहुत सारे फॉर्मेट्स में ऐसा है कि जहां आपको ईमेल के द्वारा पिटिशंस भेजनी होती है, ठीक है। बहुत सारे गवर्नमेंट्स भी हैं जिनके नोटिस ईमेल पे आते हैं कंपनीज को, क्योंकि वो वहां से हाँ वो ओरिजिनल फॉर्मेट में भी हार्ड कॉपीज भी भेजते हैं, बट ईमेल के द्वारा पहले सूचित कर देते हैं। तो ट्रैफिक में हाँ, हर एक चीज में टेक्नोलॉजी आ गई, हाँ, ऑनलाइन भेज रहे ट्रैफिक डिपार्टमेंट। तो सर ये पूरा आयाम आज से 10 साल पहले था ही नहीं। पहले 10 साल पहले हम लोग क्या सोचते थे कि भाई नोटिस आएगा, हार्ड कॉपी में आएगा, वो लीगल साइज में आएगा, ठीक है, और ये सब चीजें थी। अब वो ऐसा सब नहीं रहा, अब डिजिटलाइजेशन होने लगा है चीजों का। व्हाट्सएप के द्वारा नोटिस भेजे जा रहे हैं कई जगह पे, तो बहुत कुछ तो चेंज हुआ है। ऐसा नहीं है जो ड्राफ्टिंग करते थे, जी जी, जैसे ऐसा बोलते कि 100 वकील हैं बने हुए जी, तो उसमें से 20 को बहुत ज्यादा कमाते हैं, हाँ, बाकी के 80 तो ठीक है, मतलब जिंदा हैं। जी जी जी, ऐसा है। तो अब जो जिंदा हैं जो खाली ड्राफ्टिंग करते थे जी, तो अब ये एआई के कारण ड्राफ्टिंग का काम भी ऑटोमेटिकली नहीं हो जाएगा? सर देखिए इसमें ना दो राय है, ह्यूमन ब्रेन कैन नॉट बी रिप्लेस्ड, ठीक है सर। एआई जो है ना उसने इंसान को नहीं बनाया, इंसान ने एआई को बनाया है, ठीक है। और जब हम बात करते हैं जुडिशरी और लॉ की, बेसिकली इन इंडिया सर एआई कुड बी अ हेल्पफुल रिसोर्स बट इट कैन नॉट बी अ सोर्स, ठीक है। तो मतलब कहाँ काम मिलेगा, आप मुझे बताइए कि एआई आने के बाद में जी जो नए लॉयर हैं उनको कहाँ काम मिलेगा, क्या करेंगे? बहुत सारे काम मिल सकते हैं सर। एआई जब इंट्रोड्यूस होगा तो सारी इंडस्ट्रीज डिस्टर्ब होगी, सर्विस इंडस्ट्री हो रही है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा सर, कई बार ऐसा होता है कंज्यूमर ग्रीवेंस प्रोसेस में भी एआई काम कर सकता है। क्यों? क्योंकि एआई का एक सेट फॉर्मेट होता है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है जिस हिसाब से वो काम करता है। अगर आपके वहां पे क्या प्रॉब्लम होता है, इंसान होता है ना तो वो डेलीगेट करता रहता है, ठीक है, और वक्त लेता है। एआई में अगर आपने एक बार सिस्टम सेट कर दी, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सेट कर दी है कि आपको इस हिसाब से सवाल आएंगे, आपको उस हिसाब से जवाब देना है, तो कस्टमर जब ग्रीवेंस लेके आएगा तो ही विल बी फीलिंग के आई एम हर्ड सम और वे, राइट। उसके एंड साइड पे तो ह्यूमन ही है दोनों साइड पे, ठीक है। तो ये पूरे पैसेज में देयर विल बी अ वेरी बिग चेंज दैट विल कम। सेकेंडली क्या है सर, एज अ लॉयर, एज एन इंडिविजुअल लॉयर मैं ऐसा मानता हूं कि एआई बहुत सारा काम ऐसा करके देगा कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स और जो हम आज यूज करते हैं केसेस रेफर करने के लिए, केस सर्च करने के लिए, या चीजें पढ़ने के लिए, आर्टिकल्स पढ़ने के लिए, तो आज अगर आप देखने जाए सर तो मैं अपने एआई को ट्रेन कर रहा हूं। फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी है, अगर आप चैट जीपीटी यूज करते हैं तो चैट जीपीटी इज नॉट समथिंग कि आप डायरेक्टली उसको बोल दिया और उसने दे दिया, आपको उसको ट्रेन करना पड़ता है। आप वो पूछता है नीचे के इज दिस रिसोर्सफुल फॉर यू, क्या ये आपके काम में आया,
ठीक है, तो उस वक्त के लिए आपको उसको पूरा ट्रेन करना पड़ता है कि मुझे ये जवाब नहीं पसंद आया, ठीक है, तो वो पूछेगा कि आप फीडबैक दो, आपने फीडबैक दिया तो वो उस हिसाब से काम करेगा, ठीक है। तो ये एक पूरा ट्रेनिंग प्रोसेस है। तो हम एज अ लॉयर्स को भी हमें टेक्नोलॉजी से ओरिएंट होना पड़ेगा, हमें टेक्नोलॉजी को समझना पड़ेगा और उसके हिसाब से हमें काम लेना सीखना पड़ेगा। अभी कहाँ यूज हो रहा है सर अभी हम देखें ना तो हमें बहुत मदद हो जाती है कई बार जब हम लोग कुछ पढ़ना चाहते हैं स्पेसिफिकली, वो तो रेफरेंस, हाँ, रेफरेंस के लिए हो जाता है। सेकेंडली सर वो हमें अपडेट करता रहता है। कई बार कुछ हिस्टोरिकल चीजें हैं जिसका रेलेवेंस हमें ढूंढना है, ठीक है, तो गूगल से ज्यादा अच्छा रिजल्ट उस पर मिल जाता है। बट अगेन मैं ऐसा मानता हूं कि वो वेरीफाई कर लेना चाहिए एक बार, क्योंकि कैसा है, एआई इज इन ट्रेनिंग मोड राइट नाउ। वो वही इंफॉर्मेशन दे रहा है जो उसको ओपनली अवेलेबल है या किसी ने उसको दी है। तो अगर मैं आज रॉन्ग इंफॉर्मेशन इनपुट कर रहा हूं तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि एआई मुझे रॉन्ग इंफॉर्मेशन दे। ये ड्राफ्टिंग हो रहा है, उसमें ड्राफ्टिंग हो रहा है काफी लॉ फॉर्म्स में मैं तो ऐसा कहता हूं कई सोशल ग्रुप्स हैं जिसमें वो लोग एआई से ड्राफ्टिंग भी करते हैं और ट्राई करते हैं कि वो रेलेवेंट हो। चेक रखना पड़ता है बट ड्राफ्टिंग में उसका बहुत बड़ा उपयोग है। क्योंकि बट सेकेंडली ये एक चीज मैं ऐसे भी देखता हूं कि जो ड्राफ्टिंग का काम है वो अगर हम लोग बहुत एआई डिपेंडेंट होके करेंगे तो देयर आर चांसेस ऑफ मिस्टेक्स एट दिस स्टेज बिकॉज वी आर नॉट रेडी फॉर इट। हमें इसके डीलिंग में सेकेंडली ड्राफ्टिंग का दूसरा क्या प्रिंसिपल है सर कि आपके पास एक इंसिडेंस आता है, ठीक है, वो इंसिडेंट के 3-4 पर्टिकुलर व्हाट वी कैन से इवेंट्स होते हैं, ठीक है, वो ह्यूमन ब्रेन जितनी जल्दी एक्सेस करके मुझे ये नोटिस या ये प्लेंट या ये कंप्लेंट कैसे लिखनी है वो एक ह्यूमन ब्रेन ट्रेन हो चुका है बट एआई नहीं ट्रेन हो चुका है। हम क्या कर सकते हैं कि हम वो उसको पूरा एक्सप्लेन करके हम उसको दे सकते हैं और फिर हम उसमें से जो रिजल्ट आता है वो समझ सकते हैं। बट कंप्लीटली रिलायंट ऑन एआई फॉर ड्राफ्टिंग विल बी अ वेरी बिग चैलेंज। और ये अभी जो लीगल टेक में क्या नया और क्या आ रहा है? बहुत कुछ हो गया है। ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन होने लगे हैं। ऑल्टरनेट मतलब पूरा ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सिस्टम हो गया है। आप अपने जगह पे रह सकते हैं, आपने जिसके सामने कंप्लेंट फाइल की है वो अपने जगह पे रह सकता है। एक एजुडिकेटर अपॉइंट होता है, वो दोनों की मैटर सुनता है। दे ट्राई टू मीडिएट बिटवीन द बोथ द पार्टीज। एक रेजोल्यूशन पे आते हैं जहां पे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो, ठीक है। इंश्योरेंस फील्ड में भी ये पूरा एक्सपेरिमेंट हो रहा है। आप देखिए लीगल टेक जो पूरा एक अलग से वर्टिकल बन गया है। स्टार्टअप में भी हम लीगल टेक को जब देखते हैं तो करंटली देयर आर वेरी फ्यू प्लेयर्स जो अच्छी तरीके से उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। एक लॉयर करके प्लेटफॉर्म है, फिर ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है। एक lawyer.ai करके प्लेटफॉर्म है बट वो यूएस बेस्ड है, इसलिए उसको इंडियन लॉज के बारे में नहीं पता वो एआई को। बट दूसरा एक क्या हो गया है अच्छा कि आज मैं जब मेरी इंफॉर्मेशन ऐसे पोर्टल्स पे डालता हूं तो क्लाइंट्स जो होते हैं वो पोर्टल पे जाते हैं, वो देखते हैं कि किसका क्या एक्सपीरियंस है और इस हिसाब से वो अप्लाई करते हैं या अप्रोच करते हैं। अभी एक हाईकोर्ट ने बोला है कि जजमेंट आया है तो हाँ मद्रास हाईकोर्ट का कि भाई वी कैन दिस इज अ नोबल प्रोफेशन एंड वी कैन नॉट एडवर्टाइज। और ये जो लीगल टेक प्लेटफॉर्म्स है वो एडवर्टीजमेंट्स नहीं कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि आज सर सबसे बड़ा गैप क्या है कि क्लाइंट एक लॉयर के ऑफिस तक पहुंचे, ठीक है, गुजराती हो या इंडियन, मतलब एज इंडिया एज अ होल हम बात करेंगे सर, हम उसी पे भरोसा करते हैं जो ट्राई एंड टेस्टेड हो। हम अगर एक डॉक्टर के पास गए फिर हमारे नेक्स्ट जनरेशन सारे उसी डॉक्टर के पास जाते हैं जब तक वो डॉक्टर वहीं पे है, ठीक है। वैसा ही लॉयर के लिए होता है और वैसा ही बनिए के लिए होता है और वैसा ही हमारे किराने की दुकान के लिए भी होता है। हाँ, लेकिन वो कब है सर कि जब आप लोकल आप एक दूसरे को जानते हैं तब। हाँ, लेकिन अब आपका सारा काम ग्लोबलाइज हो रहा है। हाँ, ठीक है, ग्लोबल कंपनीज इंडिया में आ रही है। यस, ठीक है। और अब मैंने ऐसा सुना है कि अभी बाहर के फर्म को यहाँ पे प्रैक्टिस करने की परमिशन भी शायद दे दी है। यस, तो वो जब
आपका जो सेक्टर है, जी जी, लीगल सेक्टर है, वो भी ग्लोबलाइज हो रहा है। एग्जैक्टली सर। तो उसमें क्या चेंजेस मैं वही बता रहा हूँ। अब क्या होता है सर, लीगल टेक कोई प्लेटफॉर्म है, फॉर एग्जांपल वो क्लाइंट और लॉयर्स के बीच में एक प्लेटफॉर्म बन रहा है, ठीक है। तो ये जो कंपनीज आ रही है सर, एक अपवर्क करके एक प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे क्या है सर, आप अपनी प्रोफाइल रजिस्टर कर सकते हो और काम ले सकते हैं। तो अपवर्क में मैंने मेरी प्रोफाइल बना दी, अब वहाँ पे कंपनीज लिस्ट करती है कि हमें कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट करवाना है, ठीक है। तो हमें अप्लाई करना पड़ता है कि मेरे पास वो स्किल सेट है। दूसरा क्या है, ऑन अनदर साइड देयर आर फीडबैक्स ऑल्सो जो मेरे बारे में लोगों ने दिए होंगे। तो सर वेरीफाइड फीडबैक्स मिलेंगे उनको, जहां पे वो रिलाई कर पाए। अब क्या, तो इस हिसाब से लीगल टेक जो है वो ग्लोबलाइज होने में लॉयर्स को भी मदद कर रहा है जी। नहीं तो फिर वो जो जजमेंट आया है, हाँ जी, क्या होगा अभी लोग, मतलब सर वी सी अंडरस्टैंड, वो जो जजमेंट है उसके पर्टिकुलर एंटीसीडेंट्स है, वी शुड नॉट बी मोर गोइंग इनटू इट, बट मैं आपको ऊपर ऊपर से बताता हूँ। उसमें क्या है सर, कई बार ऐसा हो जाता है, अभी हमने ट्रेंड देखा कि लोग रील्स बनाते हैं, फिर उसके नीचे लिखते हैं कि भाई फॉर एनी काइंड ऑफ कंसल्टेशन काइंडली कॉल अस, या फॉर रीचिंग आउट अस, बराबर। तो वो प्रॉपर एडवर्टाइजिंग फॉर्मेट हो जाता है। सर लीगल इज अ वेरी नोबल प्रोफेशन, यू कुड अवेयर द कम्युनिटी, द ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, बट उसको फिर बिजनेस में ड्राइव आउट करना वो कहीं ना कहीं गलत ही है, और वो हमारे जो एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट है वो भी हमें परमिट नहीं करता, ठीक है। अब कैसा है सर, हम अगर बहुत इसमें जाते हैं तो फिर सर विजिटिंग कार्ड भी हमारे लिए एडवर्टाइजिंग ही है, तो वो भी बंद करना पड़ेगा, ठीक है। तो सर इसमें कैसा है, एक विवेक बुद्धि को यूज करके हमें ये नोबल प्रोफेशन के साथ चलना है। टेक्नोलॉजी सर आपको आयाम देती ही रहेगी, हमारे हाथ में है कि हम टेक्नोलॉजी को कैसा उपयोग करते हैं। टेक्नोलॉजी इज अ ग्रेट पावर, बट विद दिस ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रॉब्लम क्या है सर, हम लोग वो फ्लो में चले जाते हैं कि जहां पे हमें कुछ गलत दिखाई नहीं देता। अब कैसा है सर, आप जो रील की 30 सेकंड की दुनिया में जो बताते हो वो पूरा सत्य ही नहीं हो पाता, क्योंकि सर मैं नहीं मानता कि ऐसी कोई भी एक सेक्शन है जो 30 सेकंड में समझा दी जाए, ठीक है। तो वो एक बेसिक जस्ट पुटिंग ऑफ थॉट है, तो वो नहीं होना चाहिए जिससे मिसलीड हो जाए कोई। तो मेरा ये मानना, ये जजमेंट से ये है कि हमें ऐसी कोई प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए एज अ लॉयर कि भाई वो डिमीन करे ये प्रोफेशन को और मिसगाइड करे किसी को, ठीक है। एडवर्टाइज तो सर अलाउड ही नहीं है, अलाउड ही नहीं है, तो फिर वो तो करने की बात ही कहाँ हुई। तो ये पूरा सिनेरियो है। ये सर जो नए लॉयर जो आ रहे हैं, जो लीगल प्रोफेशन में आ रहे हैं, शायद आज से 10 साल पहले इतनी चर्चा नहीं थी कि भाई एलएलबी में एडमिशन लेने के लिए पूरे देश के बच्चे तैयारी कर रहे हो, और उसकी तैयारी क्लेट की जो एग्जाम देने के लिए, ऐसा था नहीं। तो अभी इतना सारा क्यूरियोसिटी, इतना सारा मतलब डिमांड क्यों एक साथ हो गई है? सर मैं आपको ना एक बहुत अच्छी फैक्ट बताता हूँ जी। आप एक सर्च करना, जितने एमएलएस होते हैं, जितने एमपीज होते हैं, मोस्ट ऑफ वो लोग हैं ना वो एलएलबी करते हैं, ठीक है जी। आप उनसे पूछोगे तो वो ऐसा बोलेंगे कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है जी, ठीक है जी। आप जो भी व्यक्ति को देखोगे जो सीनियर पोजीशन पे जा रहा है ना, वो सर एलएलबी परस्यू करता होता है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट लेवल के हर एक व्यक्ति, ठीक है। सर इंडिया का आप ये फैब्रिक देखिए, लीगल नॉलेज जो है ना वो परस्यू करने के लिए हर किसी को इंटरेस्ट है, ठीक है। क्या होता है सर, फॉर एग्जांपल एक कॉलेज में 100 सीट होती है, ठीक है, तो 100 सीट में से ना सर 50 लोग सिर्फ पढ़ने आते हैं, वो कभी अपने जीवन में लॉयर बनने की सोच के नहीं आते, ठीक है। बाकी जो 50 का क्लास रहा सर, जिसमें आपने बोला कि भाई 30 लोग जो है वो 20 लोगों पे आधारित है, तो सर ये तो पूरी इकोसिस्टम ही ऐसे काम करती है, ठीक है। दूसरा क्या है सर, हमने एज अ लॉयर मैंने एक ट्रांजिशन देखा, एक डिकेड मेरा खत्म होने आ रहा है, और मैं जिस डिकेड में स्टार्ट किया वो डिकेड से पहले का भी एक डिकेड मैंने एज अ इंटर्न देखा। जब मैं 16-17 साल का था तो मेरे एक नज़दीकी रिलेटिव है, मैं उनके साथ कोर्ट जाया करता था, फैमिली कोर्ट, और वो जगह पे वो प्रैक्टिस करते थे, तो मैंने उस वक्त से कोर्ट देखा है कि कैसे फंक्शन होता है। तो मैंने ये भी देखा है कि ट्रांजिशन ऑफ डॉक्यूमेंट कैसे एक ट्रेल बनता है, क्या होता है। आज वो डॉक्यूमेंट्स में भी ऐसा हो गया है कि गवर्नमेंट ने इतना काम किया है, रिसर्च किया है कि वो पूरे डॉक्यूमेंट्स भी कम होने लगे, ठीक है। दूसरा क्या है सर, आप समझिए,
LLB परस्यू करने के लिए और एक एडवोकेट बनने के लिए जो स्किल सेट चाहिए, वो स्किल सेट में सर LLB परस्यू करने के लिए आपको स्टूडेंट होना पड़ता है, ठीक है। आपके बैचलर्स में मिनिमम 55 अबव मार्क्स चाहिए, ठीक है सर। तो एक मार्क्स है जिसके ये अवेलेबिलिटी होती है, तो वो आते हैं, ठीक है। और दूसरे कुछ लोग होते हैं जो ऐसे ही समझते हैं कि हम ये ही बनने के लिए पैदा हुए हैं और हम ये बनेंगे, और वो जो कन्विक्शन वाले लोग हैं, और सर वो लॉयर की पूरी फ्रेटर्निटी में कुछ ना कुछ बनते ही बनते हैं। लेकिन ऐसा है कि अभी मतलब बहुत जैसे पहले ऐसा था कि अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो LLB कर ले, ऐसा। लेकिन अभी है। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी तैयारी कर रही है, 1 साल 2 साल प्रिपरेशन करके वो जा रहे हैं। जी तो सर, वो चेंज क्यों जो लोग क्लैट और NLUs के लिए प्रिपेयर करते हैं, के लिए कर रहे हैं और जो बहुत सीरियसली ये प्रोफेशन को लेना चाहते हैं, या लीगल रिसर्च में जाना चाहते हैं, या कुछ ऐसा काम पॉलिसी ड्रिवन काम करना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसा स्कोप बहुत बढ़ गया है सर। देयर आर टोटल सर, मैं अभी सर कहीं पढ़ रहा था, देयर आर टोटल 48 डेजिग्नेशंस जहां पे एज अ लॉयर आप काम कर सकते हैं। ओके 48 to 50 डेजिग्नेशंस ऐसे हैं जहां अक्रॉस इंडस्ट्री, जहां पे आपके पास लीगल एजुकेशन हो तो वो फोर्टे आपका हो सकता है। अच्छा, ग्लोबलाइजेशन के युग में बहुत सारा काम दुनिया भर से इंडियंस लोग कर रहे हैं, ऐसा मैंने सुना है। तो वो क्या है? अब ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हुआ वीरंग भाई, कि देयर आर एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। बहुत सारी कंपनीज थी जो इंडिया को एक बहुत बड़ा मार्केट मानती है। अब जब उनको इंडिया में इंट्रोड्यूस होना है तो सबसे पहले जो ज़रूरत है वो है एक अच्छे लॉयर की। तो वो बहुत सारे प्लेटफॉर्म से सर्च करते हैं, ठीक है, या फिर उनके कोई इंडियन ओरिजिन के एम्प्लॉयज़ होते हैं सीनियर पोजीशन पे, उनको बोलते हैं कि वो लीडरशिप लेके इंडिया आए, ठीक है। तो वो आके यहाँ पे सबसे पहले जो ढूंढते हैं वो एक अच्छा लॉयर ही ढूंढते हैं। क्यों? क्योंकि एक्विजिशन का प्रोसेस होता है। सबसे पहले जो प्राइमरी नीड है वो मार्केट फिट प्रोडक्ट की है। अगर मार्केट फिट प्रोडक्ट बन जाता है तो वो बनाने के लिए उनको लैंड चाहिए। तो एक्विजिशन लॉस जो है इंडिया के, वो तो एक इंडियन लॉयर ही समझ पाएगा, ठीक है। तो फिर एक क्रॉस कंट्री मीटिंग्स होते हैं जिसमें पूरा प्रोजेक्ट कहाँ पे एग्जीक्यूट करना है, वहां पे एक्विजिशन कैसे होगा, एक्विजिशन में क्या टाइम लगेगा, और वो एक्विजिशन हुआ तो क्या लाइसेंसेस लगेंगे, क्या कंप्लायंसेस फॉलो करने पड़ेंगे, लेबर कंप्लायंसेस क्या है। इंडिया का एक पूरा कंप्लायंस का अपना खुद का एक चेकलिस्ट है जिसमें बहुत अच्छी तरीके से इंडियन गवर्नमेंट ने भी ट्राई किया है कि उसको कम करके और जितना कम कर पाए कंप्लायंस का हम चेकलिस्ट वो करने को ट्राई कर रहे हैं। और ऐसी बहुत सारी चीजें जहां पे लॉयर्स को कंसल्ट करना पड़ता है। तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से एक पूरा नया आयाम खुल गया है इंडियन लॉयर्स के लिए, जिनके स्किल सेट्स अच्छे हैं नेगोशिएशन में, ड्राफ्टिंग में, स्ट्रेटेजाइजिंग में, मार्केट सर्वे में। ये सब भी अब लॉयर का काम होने लगा है। आप सोच रहे होंगे कि मार्केट एनालिसिस और स्ट्रेटेजाइजिंग लॉयर का काम कैसे है? तो इसमें ऐसा होता है कि कंपनी की जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पे हमें लाइसेंसेस और उसके लिए डालनी पड़ती है। तो कंपनी उस हिसाब से एक प्रोग्रेशन फाइल करता है कि भाई हमारा काम कब स्टार्ट होगा। वो पूरा मार्केट सर्वे यहाँ पे लॉयर और बहुत सारी टीम्स होती है जो आज करती है। आप भी किसी का काम कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे? जी, मेरे 1-2 क्लाइंट्स हैं जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस हैं और वो इंडिया में आना चाह रहे हैं। एक जर्मन कंपनी है जो आ रही है एंड दे आर इनटू I can say EV mobility and they are finding a way to be introduced in the market and the consultation has just started. मैंने कल ही हमने 4th मीटिंग की जिसमें उन्होंने पूरा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो जो वो बनाना चाहते हैं और यहाँ पे उन्होंने पूछा कि कहाँ पे क्या अवेलेबिलिटीज है, SEZ जोन्स कौन से हैं। तो वो बहुत सारे सर्वेज उन्होंने मांगे हमसे कि आप हमें समझाइए कि ये आपको टेक्नोलॉजी के माध्यम से मिले वो लोग? हाँ, टेक्नोलॉजी के, मैंने बोला ना कि मेरी एक प्रोफाइल थी जी, मेरी प्रोफाइल और मेरे गूगल में भी मेरे वेबसाइट है, हर जगह पे आई एम देयर, और लिंक्डइन पे, मेनली लिंक्डइन पे ये लोग ज्यादा फोकस करते हैं बिकॉज इट्स अ प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म। सो आई ऑल्सो एडवाइज लॉयर्स टू बी ऑन लिंक्डइन एंड मेक द नीट एंड क्लीन प्रोफाइल, जहाँ पे वो आए तो कोई व्यक्ति समझ पाए कि आप किस चीज में काम कर रहे हैं। तो वहीं से वो लोग इंटरेक्ट हुए और मैंने कहा कि मुझे लेखन का शौक है, तो मैं काफ़ी कुछ चीज़ें रिसर्च करके लिखता रहता हूँ लीगल फील्ड में। तो वही एक आर्टिकल मेरा
लिखा हुआ पढ़ा, जी। उनके कंसर्न में आया था। तो उनके जो एक सीनियर पोजीशन पे प्रेसिडेंट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है, उन्होंने वो आर्टिकल पढ़ के लिंक्डइन पे कनेक्ट किए और फिर उन्होंने बताया कि वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू बी इन इंडिया विद इन नेक्स्ट 2 to 3 years. So can you provide us basic consultancy in this relation? So as a lawyer I could. So मैंने उनको बोला कि सर आप मेरे को समझाए कंपनी क्या है, क्या प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, प्रोडक्ट मार्केट फिट है वो आपका काम है, उसके लिए मार्केट फिट होने के लिए जो लाइसेंसेस चाहिए वो लाना मेरा काम है। तो उस हिसाब से हम बात करते हैं। तो ये सब काम रहता है और इस हिसाब से टेक्नोलॉजी के आयाम से ये काम मिल सकता है क्योंकि हम ग्लोबली एक्सपोज्ड हो चुके हैं इस वजह से। बट अगर टेक्नोलॉजी से आप कनेक्टेड नहीं है तो आप ऑब्सोलीट हो जाएंगे, आप लॉयर के आप कोई भी फील्ड में हो। तो आप एक लॉयर है जी, जिसका कोई डिजिटल प्रेजेंस नहीं है जी, कुछ भी नहीं है जी, उसको आप क्या एडवाइस करेंगे, उसको क्या करना चाहिए? सर मैं उनको ऐसा बोलूंगा कि सबसे पहले बेसिक टू बेसिक वो क्या काम करते हैं ना वो एक पेपर में लिखे। वी एज इंडियंस आर वेरी पुअर व्हेन वी स्टार्ट राइटिंग सर। मेरे हिसाब से मैं बहुत सारे पब्लिक लेक्चर्स में बोलता हूँ कि अगर मानव युग में और ये पूरे युग में हमने 2 बेस्ट इन्वेंशंस किए हो ना तो वो है पेपर और पेन। और हम ज्यादातर यही 2 इन्वेंशंस को भूल जाते हैं। प्रॉब्लम आता है तो भी भूल जाते हैं, सॉल्यूशन लाना होता है तो भी भूल जाते हैं। आप पेपर पेन पे लिखना चालू करें ना बहुत सारी चीजें सॉल्व हो जाती है। तो जो एडवोकेट कहीं पे भी प्रेजेंट नहीं है, मेरा ऐसा मानना है कि उनको सबसे पहले पेपर पेन पे लिखना चाहिए कि वो क्या क्या काम करते हैं, कौन से केसेस हैंडल करते हैं, जिनसे उनको समझ में आएगा कि उनका फोर्टे क्या है। वो फोर्टे अगर एक बार एस्टेब्लिश हो जाता है तो गूगल में फ्रीली वो वेबसाइट बना सकते हैं अपनी। अगर वो नहीं चाहते तो अब वेबसाइट तो 4-5 हजार रुपए में बेसिक बन जाती है, ठीक है। लिंक्डइन फ्री है, वकालत.com हम फ्री बना के हाँ आपका वकालत.com है वो भी अवेलेबल है। वो बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लॉयर्स अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं, काम कर सकते हैं और जो उनका एक्सपीरियंस है वो भी काउंट होता है। वो इवन केस मैनेजमेंट भी होता है ऊपर। तो ये सुपर्ब, ये तो मेरे लिए भी अच्छा है। आई आल्सो ट्राई हैंड्स ऑन इट। आपको बताएंगे आप। जी तो ऐसे जो आप वकालत.com है तो ऐसे प्लेटफॉर्म का यूज कर सकते हैं, ठीक है। जब पेपर पेन पे लिखेंगे ना तो पता चलेगा कि वकालत.com पे आके क्या लिखना है। जी। तो इस हिसाब से वो ट्रैवल कर सकते हैं और इस हिसाब से वो भी उनको कहाँ का अपनी प्रोफाइल बनानी चाहिए? सबसे पहले वकालत.com पे तो बनानी ही चाहिए, सेकेंडली लिंक्डइन पे बनानी चाहिए। ओके। और ये 2 प्लेटफॉर्म्स अगर हो जाते हैं तो अपवर्क है और ऐसे बहुत सारे फ्रीलांसिंग इंडिजीनियस प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे कंटिन्यूअस क्लाइंट्स और उनकी रीच रहती है। अच्छा। दूसरे सर है ना और क्या करना पड़ता है? ये तो बना दिया, ठीक है। जी पहले बना के छोड़ देंगे तो चलेगा? नहीं, फिर उनको रेगुलरली अपडेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? उनको लिखना पड़ेगा चीजों को कि उन्होंने कैसे केसेस, उनके एक्सपीरियंसेस क्या है, ठीक है। उनको ये लिखना पड़ेगा कि भाई उनको चैलेंजेस क्या फेस हुए जी, ड्यूरिंग व्हाट केस उन्होंने। जैसे किसी ने अपने या फेसबुक है या इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल बनाया, सर फेसबुक इंस्टाग्राम वो लॉयर्स के लिए नहीं है। नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ, वो मैं समझना चाह रहा हूँ कि वो उस पे प्रोफाइल बना दिया और फिर उस पे अपने फोटो रख रहे हो, वो सब नहीं चलेगा। नहीं। चलो ठीक है वो कर रहे हो, लेकिन आपका जो प्रोफेशन है उसके लिए आपको एक अलग से चीजें जो इंटरनेट के ऊपर आपको बनानी पड़ेंगी। जी। तो वो जैसे आपने बोला लिंक्डइन का प्रोफाइल बनाया, वो बनाने के बाद उस पे क्या क्या लिखते कंटिन्यूस क्या क्या लिखते रहना पड़ेगा? सर मैं मंथली इकोनॉमिक टाइम्स है, फिर बहुत सारे न्यूज़पेपर्स पढ़ता हूँ जिसमें बहुत अच्छे कॉलम्स आते हैं जो मार्केट के करंट चैलेंजेस हैं लीगल कंप्लायंस बेसिस पे, तो उनके बारे में रिसर्च करता हूँ। फिर रिसर्च करके मुझे पता चलता है कि ये चीजें हैं जो इस हिसाब से सॉल्व होती है, तो उसके बारे में मैं आर्टिकल लिखता हूँ कि भाई ये अगर कंप्लायंस का इशू है तो उसमें गवर्नमेंट का कहना ये है और ये पोर्टल पे आप जा सकते हो और इस हिसाब से आपको यहाँ पे सॉल्यूशन मिलेगा। अगर आपको वो सॉल्यूशन वहां पे नहीं मिल रहा है तो मैंने नीचे वेबसाइट उसको हाइपरलिंक करके रखा है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप वो वेबसाइट पे चले जाएंगे। ये FAQs है, तो ऐसे आर्टिकल्स उनको लिखने पड़ेंगे जो डू इट योरसेल्फ टाइप के आर्टिकल्स होते हैं जिसमें व्यक्ति पढ़ के समझ पाता है कि किस हिसाब से जाना है, ठीक है। सेकेंडली वो क्या कर सकते हैं सर, यूट्यूब का अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं इफ दे आर गुड ओरेटर्स। मैंने आपके देखे कुछ आपने बना के रखे वीडियोस जी कि भाई FIR कैसे करें और ऐसे बहुत सी चेक बाउंस होता है तो क्या करें, फिर अग्रीमेंट्स स्टार्टअप्स के लिए मैंने एक सीरीज की थी कि भाई को फाउंडर अग्रीमेंट क्या होता है, वेंडर अग्रीमेंट क्या होता है उस पे। तो उस हिसाब से वो लोग अपने फील्ड में जहाँ पे वो जाना चाहते हैं, अगर वो जाना चाहते हैं सिविल में तो सिविल में क्या स्टेजेस होते हैं, ठीक है। फिर किसी को विल
रजिस्टर क्यों करवाना चाहिए, विल क्या है, क्या आर्टिकल्स हैं, तो उसके बारे में वो अवेयरनेस के बारे में बात कर सकते हैं। फिर वो यूट्यूब वीडियोस को वो लिंक्डइन पे भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से वो लोग अपनी प्रोफाइल बिल्टअप कर सकते हैं, बट दिस इज अ continuous process and you have to be what you can say very reciprocative। अगर आपने, क्योंकि ये सब एल्गोरिदम से काम करता है और आज की युग में एल्गोरिदम सब समझते हैं, ठीक है, कि आपका जो पोस्टिंग का एक टाइमिंग होता है वो आपको मैच करना पड़ता है रेगुलरली, वही वक्त पे आपको फिर उसको वहाँ पे आर्टिकल को पोस्ट करना रहता है। तो इस हिसाब से उनको पूरा दिनचर्या भी प्लान करना पड़ेगा, ठीक है, कि भाई मैं एक दिन छोड़ के एक दिन आर्टिकल लिखूंगा, तो मेरी एक आर्टिकल बैंक में बना दूं कि अगर किसी दिन मैं नहीं लिख पाया तो वो आर्टिकल, फिर कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जो टाइम के साथ ऑब्सोलीट हो जाती है, तो वो आर्टिकल्स लिख के कोई मतलब नहीं है, तो वो एंगेजमेंट नहीं आएगा उस पर। तो ये सब एक है। बात मैं मुझे ये आपसे साथ बात करके लगा ऐसा कि आज से 15 साल 20 साल पहले अगर ऐसा कहा जाता कि भाई सबसे बड़ा लॉयर कौन, जी, तो जो भी बड़े नाम थे, जी जी जी, तो वो बड़े नाम क्यों थे? बिकॉज ऑफ मीडिया। ठीक है, कि मीडिया में उनको बार बार जी हाईलाइट किया जाता था, न्यूज़पेपर में, टीवी में, इसमें सब में हाईलाइट किया जाता, इसलिए वो बहुत बड़े लॉयर थे जी। उनके जितना नॉलेज शायद दूसरे लोगों के पास भी होगा, लेकिन बिकॉज ऑफ मीडिया वो थे। अब है सोशल मीडिया है, हाँ ठीक है, अब वो मीडिया की जरूरत नहीं है, वो देगा नहीं देगा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन सोशल मीडिया के थ्रू वो ऐसे बहुत से लोग हैं जो सोशल मीडिया के थ्रू इतने स्ट्रांग हो गए कि वो बड़े लॉयर जितनी उनकी पॉपुलैरिटी है। जी, जी। तो ये स्कोप एक बहुत बड़ा है, ये शायद वो ऐसा कह सकते हैं कि डेमोक्रेटाइजेशन है, कि भाई जी के कुछ लॉयर्स के भाई हाँ इनका नाम इनका पेपर में आता है इसलिए सबसे बड़े, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। ऐसा आपने फील किया? आप क्योंकि आप बहुत एक्टिव हैं जी इसके ऊपर। सर मैं बेसिकली आई स्टिल रिमेम्बर जब मैं पहली बार ये फील्ड में आया तो फॉर फर्स्ट 3 months जी एक जूनियर लॉयर की अपेक्षा ये होती है कि कोई अच्छा सीनियर मिल जाए जी। तो मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मुझे बहुत सारे सीनियर्स मिले जी, और मैं हर किसी का काम करने के लिए उत्सुक रहता था जी। तो पेपर में नाम आता था किसी का कि भाई ये एडवोकेट हैं जिन्होंने ये केस जीता है, ये तो अगर मैं अहमदाबाद में हूँ और अगर मैंने कुछ पढ़ा है तो मैं उनको मिलने जाता था, समझने की कोशिश करता था कि भाई सर क्या चैलेंजेस थे, अगर वो वक्त दे तो। और हमारी फील्ड में बहुत बेहतरीन चीज़ ये है कि हम एक दूसरे को बहुत केयरिंगली मेंटर करते हैं, और सिर्फ चाय एक फी होती है उसमें। अच्छा। तो चाय पे आप बहुत कुछ सीख सकते हो एक वकील से। उसको फी शायद मिले ना मिले, अगर अच्छी चाय मिल गई तो वो आपको बहुत सारे सॉल्यूशन दे सकता है जी, जी। और जब मैं ये फील्ड पे समझने लगा ये चीज़ों का इम्पोर्टेंस, तो मैंने ऐसा समझा कि मुझे जो कहना है उसके लिए मेरे पास खुद के प्लेटफॉर्म्स हैं। अगर मैं किसी और प्लेटफॉर्म पे जाता हूं तो मुझे उनके व्यू पॉइंट्स लेने पड़ेंगे, तो मैं अपने व्यू पॉइंट्स जो निडरता से कहना चाहता हूं वो मैं अपने प्लेटफॉर्म के यूजेज से कर सकता हूं। तो मुझे वैलिडेशन के लिए मैं क्यों कहीं पे और जाऊं? अगर कोई मुझे बुलाता है तो मैं जाता हूं, मैं बात करता हूं न्यूट्रली, जो मेरे पर्सपेक्टिव से मैं पुट अप करता हूं, ठीक है। तो और दूसरा क्या है, एक्सेसिबिलिटी। मैं चाहता हूं कि टाइम्स ऑफ इंडिया में मेरा आर्टिकल आए, बट वो एक्सेस होना सबसे बड़ा चैलेंज है, ठीक है। दूसरा क्या है सर कि भाई मीडिया इज एट देयर फ्री विल। वो लोग भी ये केसेस में लॉयर्स का नाम क्यों लिखते हैं? क्योंकि उनको भी एक प्रोत्साहन मिले कि उन्होंने कुछ अच्छा काम किया है तो वो समाज में प्रस्थापित हो। बट कैसा हो गया है सर, अब ये पीआर वाला पूरा एक जोन चालू हो गया है जहां पे पीआर बेस इतना कुछ काम होता है डे इन डे आउट कि आपको समझ में नहीं आता कि ये प्रोडक्ट, हाँ ये प्रोडक्ट सही है कि क्या है। उसको पॉपुलराइज बहुत किया जाता है, और फिर जब हम इन पर्सन मिलते हैं तो हमें पता चलता है कि ये पीआर वाला चीज है कि ओरिजिनल वन है। तो ये एक इशू है सर। बट मेरा ऐसा मानना है कि हमें किसी भी प्लेटफॉर्म पे जब भी राय देने का मौका मिले तो हमें अपने प्लेटफॉर्म्स पहले यूज़ करने चाहिए, जो हमारे पास रिसोर्सेज है वो यूज़ करने चाहिए। और हाँ, मैं ऐसा मानता हूँ कि ये होने की वजह से आज जो हम सोशल मीडिया और हर एक चीज़ से एक्सपोज हो चुके हैं, वहाँ पे सर बहुत अच्छी चीज़ें भी हुई है। मैं कई बार पढ़ता रहता हूँ सर कि 2 लोग एक साथ सोशल मीडिया पे कोई अच्छा आइडिया डिस्कस हो रहा है, वहाँ से वो आज कंपनी NSE लिस्टेड हो चुकी है, स्टॉक मार्केट में अच्छा कर रही है, मार्केट में अच्छा कर रही है। तो सर इसके पीछे भी एक लीगल टीम ही होती है। हाँ, नहीं वकालत भी जो जितने रजिस्टर हुए हैं
उनको काफी अच्छे फॉर्म्स हैं। हाँ, मतलब पर्सनल जो वकील है उनको भी कहीं कहीं से इंक्वायरी आ रही है। इंक्वायरी आ रही है सर। यस, यही था कि एक कॉमन जो प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके ऊपर सब कुछ है, जी जी जी, उसकी जगह एक स्पेशलाइज अगर प्लेटफॉर्म है, हाँ, तो वहाँ पे लोगों को एक्सेस और ढूंढना इजी हो रहा है। हाँ, वो आप समझिए सर, फॉर एग्जांपल लेट्स टॉक अबाउट वकालत.com। जी, ठीक है, वकालत.com है तो उस पर आपने मेरे को बताया कि भाई आप प्रोफाइल बना सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है सर। समझिए, इंडिजीनियस प्लेटफॉर्म है जी, ठीक है, आपने बनाया होगा कीपिंग इन माइंड टॉकिंग विद ऑल काइंड ऑफ लॉयर्स अक्रॉस द इंडस्ट्री, राइट, लीगल इंडस्ट्री। तो सर एक इजी एक्सेस होगा क्योंकि उनको उनके फीडबैक से ही प्लेटफॉर्म बना है। जी, उनके फीडबैक, ठीक है। अब दूसरा क्या है कि बार काउंसिल के साथ हाँ किया है, ठीक है सर। तो वो तो स्वाभाविक है कि मैं कोई और प्लेटफॉर्म पे जाऊं, उससे अच्छा है कि भाई अगर मुझे ढूंढना है कि गुजरात में कौन अच्छे लॉयर है तो मैं वकालत.com पे जाके सर्च कर लूं और मैं उसी से ढूंढ लूं। जी जी, तो वो हो रहा है जी। तो सर, और अभी जो नए लॉयर्स हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे, क्या करना चाहिए? मैं तो सर ऐसा मानता हूँ कि आई एम ऑल्सो द स्टूडेंट ऑफ लॉ, और मैं कोई इतना बड़ा भी नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है, मैं लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रहा हूँ, जी जी जी, मैं टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ, जी जी जी, क्योंकि आप जितने ये टेक्नोलॉजी में वर्क कर रहे हैं, एआई के बारे में कर रहे हैं काम, और उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, उस एंगल से बता रहा हूँ जी जी। ये लीगल फ्रेमवर्क से बहुत सारे लोग होंगे, दूसरे लीगल नॉलेज के हिसाब से बहुत सारे लोग, लेकिन मैं टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से पूछ रहा हूँ। जी जी जी, अगर ये पूरे हमारे कन्वर्सेशन के हिसाब से आप मुझे जो पूछना चाहते हैं, तो मैं सर इसको मैं बहुत कुछ बड़ा नहीं बता पाऊंगा, थोड़े एक बेसिक रूल्स बताता हूँ सर जी। सर समर्पित हो जाइए जी, जो सीनियर आपको अपनी ऑफिस में लेके अलाउ करता है काम करना, उसको समर्पित हो जाइए। वो ऑफिस को उतनी पवित्रता से मेंटेन करने का ट्राई कीजिए कि वो एक मंदिर है और जहाँ पे आपको मौका मिला है कि आप अपना वो नॉलेज दे रहा है सर, जो आज दुनिया में कोई किसी को मुफ्त में नहीं देता, ठीक है। दूसरा सर, आपको खुद को मेहनत करनी पड़ेगी। आप ऐसा मानते हो कि मुझे एक स्टाइपेंड अच्छा मिल जाए, मैं रोज सुबह जाऊं, क्लर्क मेरे पीछे हो, इस हिसाब से सर स्टार्टिंग नहीं होता, ठीक है। हम अगर लॉयर अच्छे बनना चाहते हैं तो हमें क्लर्क बढ़िया बनना पड़ेगा सर जी। ये मेरा बेसिक एक्सपीरियंस रहा है। अगर आपको पता है कि कौन सी चीज़ कैसे लिखी जाती है, कहाँ पे प्रोसेस होता है, हमें प्रोसेस पे ओरिएंटेशन करना चाहिए, फाइल्स पढ़नी चाहिए। आपके पास अगर इतना समय नहीं बचता तो ट्राई कीजिए कि क्लासिफाई कीजिए केसेस को, अपने सीनियर्स की राय लीजिए कि सर मैं क्या पढूं तो मुझे ये समझ में आए, अपने पास सर ऐसा कुछ है क्या, मैंने ऐसा सुना है। आप ट्राई कीजिए अपने सीनियर के साथ बात करने का। हम किसी चीज को है ना इतना पवित्र बना देते हैं कि उसको छूते ही नहीं है, तो वो होती है हमारी लॉ बुक्स। कहीं जूनियर सर उसको छूते ही नहीं है, तो अगर वो सिर्फ लॉ बुक्स भी पढ़ना स्टार्ट कर दे, सर देखिए मैंने जैसे बताया कि मेरे बहुत सारे सीनियर्स थे, तो मैं सबसे बहुत कुछ सीखा, ठीक है। और मैं सबको आभारी हूं कि आज अगर मैं कहीं कुछ कर पा रहा हूं तो उन्हीं से सीखे ज्ञान को यूज करके मैं यहाँ पहुंचा हूं। मैंने उनसे ही सीखा होगा कहीं ना कहीं, तो मैं यहाँ पे ये काम करने के लिए पहुंचा हूं, ठीक है। बट सर एज अ यंग लॉयर हम लोग जो सबसे बड़ी एक लास्ट पिटफॉल जो हम कर देते हैं ना, वो ये होता है सर कि MBA मने बधु आवड़े जी। ये जो भी ये सिंड्रोम में गया ना सर, वो कोई भी अक्रॉस इंडस्ट्री में कोई भी लेवल पे वो खत्म हो जाता है जी। आप स्टूडेंट ऑफ लॉ पूरी जिंदगी रहेंगे। अभी कुछ दिनों पहले मैं कपिल सिब्बल जी का एक कन्वर्सेशन देख रहा था, तो उसमें एक स्टूडेंट बात करता है कि सर आप सीनियर हो, आप ये है, ठीक है, तो वो बहुत फ्रेंकली बताते हैं कि आई एम स्टिल अ स्टूडेंट ऑफ लॉ। हाँ, वो तो रहने वाले, लेकिन क्या है उनकी स्पेशलाइजेशन होता है। हाँ ठीक है, तो आप स्टूडेंट ऑफ लॉ ऐसा बोलना और वो उस हिसाब से काम करना, वो दो अलग चीज़ है। तो ये कुछ चीज़ें हैं सर जो मेरे यंग दोस्त हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि अगर अपन ये सब कर पाएंगे तो हम सही में अगर अच्छे लॉयर बनना चाहते हैं तो हम बन पाएंगे जी जी। और बाकी आपके जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कंटिन्यूस मोटिवेशन देते रहते हैं, तो उसको फॉलो करना चाहिए और ऐसे कंटेंट्स को यूटिलाइज करना चाहिए। यहाँ से जो मिलता है उसको समराइज करना चाहिए अपनी डायरीज में, वो कहीं ना कहीं काम लगेगा जी जी। मैं कुछ चीज़ें कहना चाहता हूँ कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पे लिखा करें, बोला करें, हम आपको इनवाइट करते हैं। और धन्यवाद आप यहाँ आए और आपने इतनी सारी बातें की। पूरी जो AI आ रहा है
बहुत सारी चीज़ों पे सिस्टम में, उसके बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में, स्टूडेंट्स के बारे में और अपने बारे में बताया। धन्यवाद सर। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू। हाजिर हो